एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब किसी चीज़ की एक एपिटाइट, एक भूख, एक नीड क्रिएट होती है तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है एक फिजिक्स स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा हम पहले देख चुके थे कि एक बॉडी को एक बंदा इस साइड पुश कर रहा है से 5 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, तो बॉडी यहाँ एक्सलेट होती है, कॉमन सेंस है। अच्छा, अगर इसी बॉडी को एक और बंदा पुश कर रहा है से 7 न्यूटन के फोर्स से, तो अब ये फोर्स ना इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि भाई ये बॉडी इस तरफ जाएगी अभी, ठीक है, बिकॉज इसको एक काउंटर अटैक कर लेगा, ये इसको काउंटर अटैक करेगा और एट द सेम पॉइंट टाइम इससे बड़ा फोर्स भी है। बट प्रॉब्लम्स तब आना चालू हो जाएंगी जब मैं इनके अलावा कुछ इस तरह के फोर्स लगाना शुरू कर दूं, ठीक है। तो इस केस में बॉडी कहीं ना कहीं तो जाएगी, राइट। तो बॉडी एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाएगी, किस एक्सेलरेशन से जाएगी, तो ये सब हम समझते हैं इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से। और इसका एक और ज़्यादा ऑब्वियस एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। मान लो एक आदमी का घर यहाँ पर है और वो अपने घर से रिपोर्ट करता है कि आज मैंने 2 बार ड्राइविंग की और एक ड्राइविंग में वो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया और दूसरी ड्राइविंग में 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थे। इसका हमने नाम बोल दिया वेक्टर n और इसका नाम बोल दिया वेक्टर w, ठीक है। सो बहुत ऑब्वियस है, वेस्ट के लिए w लिखा है, नॉर्थ के लिए n लिखा है। तो अब इसके जो 2 डिस्प्लेसमेंट हैं उनको अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, नॉर्थ का ये डिस्प्लेसमेंट और ये रेड कलर में w का ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को अगर हम जोड़ें तो लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ये हमें मिल जाएगा, राइट। कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मैंने 4 किलोमीटर नॉर्थ का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक बार ड्राइविंग में और एक बार 3 किलोमीटर वेस्ट का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो टोटल मतलब फाइनल मतलब रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका कैसा होगा। तो इसके लिए आपको वेक्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि भाई देखो ऐसा है कि बंदा 4 किलोमीटर नॉर्थ गया है और 3 किलोमीटर वेस्ट गया है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसा होगा, राइट। ऑब्वियसली बात है ना, 4 किलोमीटर नॉर्थ गया है, ठीक है, और फिर वो 3 किलोमीटर वेस्ट गया है, तो यहाँ से वो यहाँ पहुँचा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट लॉजिकली कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट। लेकिन आप यहाँ देखोगे ना, एक वेक्टर ये है 4 किलोमीटर नॉर्थ का और एक वेक्टर ये है 3 किलोमीटर वेस्ट का, तो एक मिस्टेक के चांस यहाँ पर ऐसे होते हैं कि हम इनको जोड़ें व्हेन वी जॉइन दीज टू, तो शायद हम इसको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, राइट। इसी के लिए हमें इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है कि हम कोई इंट्यूशन से गलत ना कर दें, क्योंकि कई लोग करते हैं कि हाँ भाई 2 वेक्टर्स हैं, एक वेस्ट का वेक्टर एक नॉर्थ का वेक्टर, दोनों को ऐड करना है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, ओके। क्योंकि राइट डायरेक्शन आपका कुछ ऐसा आने वाला है। तो इसको समझने के लिए इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल है ये वाला, जॉइन द टेल ऑफ वन वेक्टर विद द हेड ऑफ द अदर वन। तो ये 2 वेक्टर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना रूल, अगर आपको इन 2 वेक्टर्स को ज्वाइन करना है तो जॉइन द टेल मतलब एक वेक्टर की पूंछ को, एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दो। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए आप जब एक को मूव करोगे तो वो एक लीगल मूवमेंट होना चाहिए। अब ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकते कि भाई इसको उठा के आपने ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि आपको कुछ इस तरह से इसे मूव करना है कि वो पैरेलल रहे, है ना। जैसे ये वेक्टर यहाँ पर है, आप इस वेक्टर को कहीं और में भी यहाँ बना सकते हो, मगर ध्यान रहे कि इसके पैरेलल होना चाहिए कुछ इस तरह से, और दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये भी अपना W वेक्टर है। बट अगर आपने इसमें बाई चांस इसको ऐसे बना दिया होता और बोलते W है तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो आप इसको ऐसे शिफ्ट करो कि इसकी जो टेल है उसके हेड से कोइंसाइड हो जाए। तो बट ऑब्वियस है हमें इसको कुछ ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं और दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, जो दोनों की लेंथ है वो एक्जैक्टली सेम है। तो आई कैन से ये भी मेरा W वेक्टर हो गया। तो इसको हमने यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, तो उसको मिटा देते हैं यहाँ पर। तो अब देखो ये जो हेड है ना इस वेक्टर का, इसकी टेल के साथ एंगेज हो गया,
तो ये हेड और ये टेल एंगेज हो चुके हैं, दे आर नॉट फ्री नाउ। अब ये है आपका फ्री टेल और ये है आपका फ्री हेड। तो इस फ्री टेल और इस फ्री हेड को एक लाइन से ज्वाइन कीजिए इस तरह से। तो ये जो लाइन है ना, ये आपको बताएगी कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, लेकिन ये लाइन है अभी भी, ये कोई वेक्टर नहीं है ना। तो प्रिसाइजली लाइन सेगमेंट है, इट्स नॉट अ वेक्टर। तो जहां पर आपका फ्री हेड था ना, वहां आप हेड बना दो, ठीक है, और जहां फ्री टेल थी उसकी टेल हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो आई कैन से आर इक्वल टू एन प्लस डब्ल्यू। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट मतलब एडिशन, टोटल, नेट, सम, वो सब रिजल्टेंट होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है। ध्यान रहे इसको ऐसे ही लिखना है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर एन प्लस वेक्टर डब्ल्यू। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत तरीका माना जाएगा लिखने का। बिकॉज इसको हम कैसे पढ़ेंगे पता है? इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर। तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। ये गलत हो जाएगा ना, बिकॉज ये 4 है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी है? 4। इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। मगर इसका मैग्नीट्यूड 7 नहीं होगा, ये आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो ना। ये 4 है, ये 3 है, तो 7 थोड़ी होगा, ये कम ही होगा ना। ऑफकोर्स एग्जैक्टली 5 होगा, आपको मालूम है, पाइथागोरस से निकाल सकते हो आप। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। अगर ये देखोगे तो आपको लगेगा कि 7 है। तो ये एनीवेज गलत है, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एन वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर, एंड यू वांट टू ऐड दीज 2 वेक्टर्स, देन यू विल गेट सम रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का नाम रख दिया मैंने आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू एन प्लस डब्ल्यू। और वापस से एक बार बताता हूँ कि जब 2 वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो आप एक वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो कि उसकी टेल दूसरे के हेड से कोइंसाइड हो जाए। अच्छा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी वेक्टर को मूव करना था, है, आप इसको भी मूव कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी वेक्टर चूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। जिस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, उसमें जितनी कम मेहनत करनी पड़ी आपको, उस हिसाब से आप किसी भी एक वेक्टर को वहाँ से शिफ्ट कीजिए, ठीक है। और ऐसे शिफ्ट करो कि उसकी टेल दूसरे के हेड से कोइंसाइड हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसका हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। इनको ऐड करना है मेरे को, तो कोई ज़रूर नहीं कि मैं इसको ही मूव करूँ या से उसको मूव करूँ, मैं किसी को ही मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है, बी को मूव करता हूँ, और बी को ऐसे मूव करना पड़ेगा कि वो पैरेलल शिफ्ट हो जाए उसका। ऐसे रैंडमली मूव नहीं कर सकते ना। मान लो बी इतना इस तरह से यहाँ पर है, तो बी ऐसे ही लेके आ सकते हो आप, इस तरह से कहीं पर बी को ऐसे नहीं ले आ सकते आप। तो बी को ऐसे मूव करो कि बी का टेल जो है ए के हेड से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो वो क्या मिलेगा आपको? कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी, ठीक है। तो ये टेल और ये हेड एंगेज हो गए, ठीक है। अब ये फ्री टेल है और ये फ्री हेड है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके मुझे मिल जाएगा रिजल्टेंट, मतलब एडिशन वेक्टर। वो ऐसा होगा सी, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट की टेल जो है यहाँ पर है, हेड उसका यहाँ पर है। अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि सर आपने बी को जब मूव कराया तो ज़रूरी है कि बी की टेल को ही हम ए के हेड से ज्वाइन करवाएं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बी के हेड को ए के टेल से भी ज्वाइन करवा सकते थे, से कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर बी को मैंने शिफ्ट किया ताकि बी का हेड ए की टेल से ज्वाइन कर जाए, ठीक है। अब कहानी पूरी नई है हमारी, है ये और ये दिख रहा है मेरे को। अब ये सब में देखिए आप, लुक एट ओनली ए वेक्टर, और बी को अपने यहाँ शिफ्ट किया है सच दैट बी का हेड ए के टेल से कोइंसाइड कर गया। तो अब ये आपकी फ्री टेल है ना, और ये आपका फ्री हेड है। तो फ्री टेल और फ्री हेड को वापस से आप एक वेक्टर से ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है, क्योंकि आपका ये पूरा एक पैरेललोग्राम जैसा बना हुआ है, राइट, जिसमें ये 2 साइड्स जो हैं ये पैरेलल भी हैं और सेम मैग्नीट्यूड की भी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है। तो कुल मिला के हमारी कहानी कुछ ऐसी है, मैं समरी बताऊं तो, कि आपके पास मान लो 2 वेक्टर्स हैं, इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। 2 वेक्टर्स हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये इसका हेड है, ये इसका हेड है। तो आप इसमें से किसी भी एक को शिफ्ट करो, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको इसी को शिफ्ट करना है या इसी को शिफ्ट करना है। आप किसी भी एक को शिफ्ट कर सकते हो। मान लो मैंने इस ब्लैक वाले को शिफ्ट करने के लिए सोच लिया, तो ब्लैक वाले को जब शिफ्ट करोगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ब्लैक वाले का हेड रेड वाले की टेल से ज्वाइन हो जाए,
ठीक है, या फिर ब्लैक वाले की टेल रेड वाले के हेड से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो मान लो मैं आपको समझाने के लिए ब्लैक वाले की टेल को रेड वाले के हेड से ज्वाइन करा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये टेल और ये हेड क्लब हो चुके हैं, राइट, दे आर एंगेज्ड। तो बचा है आपका यहाँ पर ये फ्री टेल और ये फ्री हेड, ठीक है। तो अभी आप एक काम कर सकते हो, आप किसी तीसरे वेक्टर को यूज करोगे यहाँ पर, जिसमें इसकी ये टेल होगी, ये हेड होगा। तो आपका ये जो स्केल है ना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। बट स्केल में आपको हेड नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो ये ब्लैक वाला हेड जो है ना ऊपर, ये स्केल का हेड माना जाएगा, ठीक है, और ये स्केल की टेल मानी जाएगी। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, ठीक है। इसमें ये टेल है और ये हेड है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी थोड़ी ऊंच नीच हुई तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इट्स वर्थ टेकिंग वन मोर वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पर एक वेक्टर है ए और यहाँ पर एक वेक्टर है बी। इनकी इनिशियल पोजीशंस कुछ इस तरह से बनाई गई हैं और आपको बताया गया है कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके आपको एक नया वेक्टर मिलता है आर। तो इस आर वेक्टर को, जिसको हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं, इसको यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। ओके, तो मुझे यहाँ इसको ड्रॉ करना है। तो मैं किसी भी एक वेक्टर को कुछ ऐसे शिफ्ट करूँगा कि उसका टेल दूसरे के हेड से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। मान लो मैं बी को शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। बी अभी इस वक्त यहाँ पर है, इस तरह से, राइट। तो इस बी को मैं ऐसे पैरेलली शिफ्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। देखो, तो ये बी का हेड है, ये बी का टेल है, ठीक है। और ये मार्कर जो है ये बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं भी लेके आ सकता हूँ, मैं कहीं भी लेके आ सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ इट हियर ऑल्सो। जब मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, है ना, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है और दोनों पैरेलल हैं। बट यहाँ ड्रॉ करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, राइट, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अब मुझे क्या करना था, मुझे इसको ऐसे मूव कराना था कि इसकी टेल उसके हेड से कोइंसाइड कर जाए। तो इसको मैं एक्चुअल में यहाँ बनाना प्रेफर करूँगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो आपका बी वेक्टर यहाँ पर आ गया, है ना। देखो बी की टेल ये रही। अब इसको यहाँ से मिटा दीजिए, ठीक है। अननेसेसरी सब कुछ एक साथ रहेगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, एटलीस्ट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे है तो वो अभी भी सिंपल। तो अब देखो आप, ये टेल और ये हेड कोइंसाइड हो गए, सो ये एंगेज हो चुके हैं, ठीक है। इनको छोड़ दो। अब ये आपका फ्री टेल है और ये आपका फ्री हेड है, ठीक है। सो बट ऑब्वियस है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो इनको ज्वाइन करके बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें जो कई लोग गलती करते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कई लोग गलती से ना कुछ इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से। ये गलत है। रिजल्टेंट वेक्टर का ये हेड नहीं हो सकता, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर फ्री हेड होता है वहीं पर रिजल्टेंट का हेड आता है और ये रिजल्टेंट का टेल है। और इसको ऐड करने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे पहले मैंने इस रेड वाले की टेल को ए के हेड से कोइंसाइड कराया था, है ना। अब मैं रेड वाले के हेड को ए की टेल से कोइंसाइड कराऊंगा। तो ये जो आपका वेक्टर यहाँ पर है ना, इस तरह से रेड वाला, इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे कि रेड वाले का हेड ए की टेल से कोइंसाइड कर जाए, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ए की टेल और रेड का हेड, तो उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ए का टेल और बी का हेड एंगेज होगा यहाँ पर, ठीक है। ए का हेड यहाँ फ्री है और बी का टेल वहाँ फ्री है, तो इनको आप ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो फ्री टेल के साथ रिजल्टेंट का टेल कोइंसाइड हो जाएगा और फ्री हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी कि इस केस में और इस केस में जो रिजल्टेंट्स आए हैं वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है ना। ओके, क्यों? क्योंकि ये और ये रेड वाले पैरेलल हैं, साइड भी सेम है, तो पूरा बन गया पैरेललोग्राम ये। तो ये दोनों लेंथ भी सेम होंगी और पैरेलल भी रहेंगी। तो यहाँ पर दो थ्योरम्स हैं। वैसे कहने को तो बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं वो, बट स्कूल में उस नाम से आने आते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो इन लॉज को हम यूज करते हैं दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, टू ऐड टू वेक्टर्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। सो एज द नेम सजेस्ट्स कि जब हम इस लॉ को फॉलो करते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो इनको ज्वाइन करके आपको बनाना है इनका रिजल्टेंट वेक्टर
दैट इज वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ज्वाइन करने के लिए हम कई बार देख चुके हैं कि बस आप उसमें से एक को शिफ्ट करो कि भाई उसकी टेल दूसरे के हेड से कोइंसाइड कर जाए। तो मान लो मैंने बी को शिफ्ट किया सच दैट बी की टेल ए के हेड से कोइंसाइड कर गई। हाँ, ध्यान रहे शिफ्ट करते टाइम पर ये दोनों पैरेलल होने चाहिए और दोनों के मैग्नीट्यूड्स मतलब से लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर बी सेम है। नाउ ये आपका फ्री टेल है और ये फ्री हेड है, तो फ्री टेल और फ्री हेड को हमने एक आर वेक्टर से ज्वाइन कर दिया। और ध्यान रखा जाए जहाँ पर फ्री टेल थी वहाँ पर रिजल्टेंट का टेल आया था और जहाँ पर फ्री हेड था वहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का हेड आया था। तो ये आपको एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया और इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ एडिशन। तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी बट उसका एक नाम रख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो उसके लिए मैं सेम सेटअप को यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको इनिशियली वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिए गए थे। तो ध्यान रहे पैरेललोग्राम यूज करते टाइम पे हम लोग एक वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करते हैं कि उसकी टेल दूसरे के टेल से कोइंसाइड कर जाए। आई रिपीट, जब यहाँ पर हम कर रहे थे तो इसकी टेल इसके हेड से कोइंसाइड की थी, राइट। अब यहाँ पर इसकी टेल इसके टेल से कोइंसाइड कराई जाएगी, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका हो गया टेल टू टेल जॉइनिंग, है ना। अच्छा, अब इस फिगर के बाद आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो उसके लिए ये गलती मत कर देना कि आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो डेफिनेटली गलत आंसर आएगा, बिकॉज आपका आर ऐसा है नहीं, आपका आर तो ऐसा है। क्योंकि लॉ आप कोई भी फॉलो करो आंसर आपका सेम आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम पहले से इनके टेल टू टेल ज्वाइन कर चुके हैं, हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। सो इस पैरेललोग्राम में देखो ये दोनों पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, राइट। अब जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बनता है इस डायगोनल से, ठीक है। इस एंड टू एंड डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ता है हमें कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब जो आपका रिजल्टेंट आया है उसका टेल इस कॉमन टेल से कोइंसाइड होता है, ठीक है, और उसका हेड इस एक्सटेंडेड पॉइंट से कोइंसाइड होता है। तो ये आपको मिलता है यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब आप इन दोनों को देखो ना, तो ये एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल को अगर आप इसके ऊपर रख दोगे ना तो ये पूरा यहाँ पर मैप हो जाएगा। कैसे? ये ए आपका ये ए हो गया, राइट। और ये जो आपका बी था ना वो एक्चुअल में ये वाली लाइन है, सी दिस इज बी ओनली। तो ए और बी को ज्वाइन करके आपको आर ऐसे यहाँ मिला था, तो एग्जैक्टली वही आर यहाँ मिलता है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ना एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बट डिफरेंट शेप लेने की वजह से हम इनके डिफरेंट नाम रख देते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस अगर आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ना थोड़ी देर के लिए पूरा ही भूल जाओ। इट विल नॉट हेल्प यू एनीवेज। बस वो स्कूल में नंबर लाने के लिए काफ़ी था, बट जो प्रोसेसिंग है हम बिना इसके भी कर सकते हैं। पूरा काम हमारा इससे हो जाएगा और आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ये आपको नेचुरली क्लिक होने लग जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने इन दो वेक्टर्स को ऐड करने का दो तरीके बताए। एक का नाम ट्राइंगल था, एक का पैरेललोग्राम था। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास ना दो से ज़्यादा वेक्टर्स आ जाएँ, मे भी 3, 4, 5, 6 वेक्टर्स आ जाएँ। तो उनको कैसे ऐड करते हैं? तो उनको ऐड करने के लिए जो उनका नाम दिया गया है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, टू ऐड मेनी वेक्टर्स। सो उसका एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने यहाँ 3 वेक्टर्स लिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब मुझे निकालना है इन तीनों को ऐड करके इनका रिजल्टेंट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो अब देखो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें आप किसी को फिक्स कर दो। मान लो आपने इसको फिक्स कर दिया ए को, ठीक है। अब किसी भी एक को ले लो और उसको ऐसे मूव कराओ कि उसकी टेल इसके हेड से कोइंसाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने बी को मूव कराया सच दैट बी की टेल इसके हेड से कोइंसाइड हो जाए। तो व्हाट डू वी गेट? आपको कुछ ऐसा मिलेगा, हाँ, बी की टेल ए के हेड से कोइंसाइड हो गई, तो टेल एंड हेड एंगेज हो गए। अच्छा, अब आप सी को ऐसे मूव कराओ कि सी की टेल बी के हेड से कोइंसाइड हो जाए। सो इन सारी मूवमेंट्स में एक बट ऑब्वियस सा अजम्पशन ये है कि ये बी यहाँ पर गया तो इसके पैरेलल था, जब सी यहाँ पर गया तो इसके पैरेलल था, ये लेंथ भी आपने सेम रिटेन रखी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब करना क्या है आर निकालने के लिए, एंड आई एम श्योर लाइक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी गेस्ड इट कि इसको कैसे निकालना है। तो या यू आर राइट, ये फ्री टेल है और ये फ्री हेड है, तो इसको आप ज्वाइन कर दो कुछ इस तरह से। तो ये आपका बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो आई रिपीट, आपके पास मान लो 3 की जगह से 4 वेक्टर्स हैं, तो एक को आप फिक्स कर दो, दूसरे को ऐसे मूव करो कि उसकी टेल पहले के हेड से कोइंसाइड कर जाए, देन तीसरे को ऐसे मूव करो कि उसकी टेल दूसरे के हेड से कोइंसाइड कर जाए, एंड चौथे को ऐसे मूव करो कि उसकी टेल
तीसरे के हेड से कोइंसाइड कर जाए। तो अल्टीमेटली फ्री टेल और फ्री हेड को ज्वाइन कर दो, तो जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका टेल फ्री टेल से कोइंसाइड करेगा और उसका हेड फ्री हेड से कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे कई लोगों को कई बार एक सवाल मन में उठता है कि सर हाउ डू यू डिसाइड कि पहले कौन सा लेना है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। मतलब आपने ए फिर बी फिर सी लिया है, तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं पहले ए फिर सी और फिर बी? तो हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम किसी भी तरह लिख सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं है पहले ए फिर बी फिर सी हो, आप इसमें किसी भी तरह से इन सीक्वेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि a प्लस बी को आप b प्लस ए भी लिख सकते हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक वेक्टर है यहाँ पर f1, ओके। अब दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया से f2 ग्रीन कलर में, और एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ किया f3, वो भी शायद ग्रीन टाइप ही है। तो अब जब मैं f1 को मान लो यहाँ पर प्लेस करता हूँ, तो प्लेस करते टाइम पर आप ध्यान दीजिए मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया है, दोनों की लेंथ सेम है f1 में और पैरेलल भी रखा है। फिर मैंने f2 को शिफ्ट किया सो दैट f2 की टेल जो है वो f1 से कोइंसाइड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं f3 को ऐसे शिफ्ट करता हूँ कि f3 की टेल f2 से कोइंसाइड हो जाए। तो अब मेरे पास क्या हो चुका है, एक यहाँ पर फ्री टेल और एक यहाँ फ्री हेड, राइट। मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, तो ये रेड कलर का जो वेक्टर है आर फॉर, एक्चुअली आर फॉर रिजल्टेंट है बट आर फॉर रेड बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये इन तीनों का एडिशन करके बन गया, ओके। नाउ अब मैं इन वेक्टर्स का सीक्वेंस चेंज करूँगा। से इधर देखिए आप, तो पहले 1 + 2 + 3 था, और अब सीक्वेंस कैसा आ गया देखो, पहले 2 आ गया है, 3 आ गया है, फिर 1 आ गया है, राइट। तो भी जो रिजल्टेंट वेक्टर है रेड वाला वो एग्जैक्टली सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है। अभी कुछ और फ्लो ले लेते हैं इसका, अभी सीक्वेंस और भी चेंज कर दिया मैंने। सी यहाँ पहला वेक्टर 3 आ गया है, दूसरा 1 आ गया है, फिर 2 आ गया है, बट रिजल्टेंट रिमेन्स सेम, ठीक है। अब मैं कुछ और कर रहा हूँ यहाँ पर, से 3 + 2 + 1, सो नो वॉट एवर आई डू आई विल गेट द सेम आंसर। सो सिंपल से एनिमेशन से आपको एक अच्छा खासा फील आ गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड व्हाई इज इट वैलिड हियर। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज कम्यूटेटिव। सिमिलरली इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास 3 वेक्टर्स हैं a, b and c, तो आप a and b को ऐड कर दीजिए, उसका जो एडिशन है उसको c से ऐड कीजिए तो आपको r मिलेगा। सिमिलरली आप b और c को एक साथ ऐड कर दो, और जो b और c का रिजल्टेंट है उसको a से ऐड करो तो भी आपको सेम r मिलने वाला है, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से जस्टिफाई कर देता हूँ। तो मान लो आपके पास 3 वेक्टर्स हैं a, b and c, आप a और b को क्लब कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, a और b को ऐड करके आपको मिलेगा ये वेक्टर, तो दिस इज a + b। तो ये जो a + b है, मतलब ये वाला वेक्टर जो है इसको c से ऐड कीजिए, ठीक है। तो इस वेक्टर को c से ऐड करेंगे तो पहले ही कुछ चीज़ें रेडीमेड यहाँ बनी हुई है हमारे पास कि भाई इसका जो हेड है उसके टेल से पहले कोइंसाइड कर रहा है, तो a + b का टेल और c का हेड इसको ज्वाइन करो तो आपको मिलता है आपका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से r, ठीक है। तो हमने जब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉलो किया तो मुझे ये r मिल गया। अब a और b की बजाय मैं b और c को क्लब करता हूँ, ठीक है, b and c को, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यू कैन सी b का टेल यहाँ पर है और c का हेड यहाँ पर है, और c का टेल और b का हेड पहले ज्वाइन हो चुके हैं, तो b + c आपका ये वेक्टर होगा, ठीक है। सो इस b + c को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये b + c वेक्टर जब a से ऐड होगा, a कहाँ है, यहाँ पर है a, और b + c आपका यहाँ पर है, तो a और b + c को ऐड करोगे तो बट ऑब्वियस है अगेन आपको ये सेम चीज़ मिलने वाली है। तो यहाँ से हम ये चीज़ जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको इन दोनों के पहले क्लब करना है, आप किसी को भी एसोसिएट कर सकते हो, इनको एक साथ एसोसिएट कर सकते हो या फिर इन दोनों को कर सकते हो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम किसी ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए किसी नंबर, प्रिसाइजली स्केलर, ठीक है, इसको हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि ट्वाइस ऑफ a + b इज 2a + 2b। पर ध्यान रहे कि दिस हैज़ टू बी अ स्केलर, ये एक नंबर, एक स्केलर, जस्ट एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक तीसरा वेक्टर है c, वो गलत हो जाएगा, और उसको हम लोग थोड़ा आगे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एज फार एज जस्टिफिकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज कंसर्न,
आई लीव इट ओवर यू, आप अपने आप इसको ट्राई करो कि किस तरह से ये चीज़ करेक्ट है। आपको थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ज्वाइन करके आपको मान लो यहाँ पर आर वेक्टर मिल गया। तो एक बार आप एक काम करो, इस आर को मतलब इस आर को डबल कर दो, ठीक है, डबल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब बाद में आप क्या करो, इस 2a मतलब इस a को डबल करो और b को भी डबल करो, फिर 2a और 2b को ऐड करो, आपको वही मिलना चाहिए जो कि r को डबल करने पर मिलता है, ठीक है। यू ट्राई इट योरसेल्फ, देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दैट। तो अभी तक हमने ये देखा कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से फॉर्म होता है, वो कैसे बनाया जाता है। जैसे इस केस में वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ था, तो इनको जोड़कर मैंने वेक्टर r बना दिया। तो ये r इस तरह से दिखता है, ये हमें क्लियर है, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इस r का मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है, देन आई एम क्लूलेस। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भाई इसके हाँ इसकी लेंथ कितनी होगी। भले ही मैं आपको ये लेंथ बता दूँ, ये लेंथ बता दूँ, ये एंगल बता दूँ, तो भी मैं ये इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड नहीं बता पा रहा हूँ। तो मुझे इसे ना एक जोक याद आता है, जैसे मैंने एक बार देखा था कभी, क्वेश्चन ऐसा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया था, ये 3 था, ये 2 था, बोला था फाइंड x। तो एक बच्चे ने आंसर दिया सर हियर इज द x। तो ऑफकोर्स कुछ ऐसी बात मेरे को यहाँ भी दिख रही है कि a प्लस बी को ऐड करो तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये होगा। लेकिन नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इसकी लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है और इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड ब्रशअप करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्लास 9th में किया है, मे बी 10th में भी किया होगा कई बच्चों ने। तो मैं विद इन फ्यू मिनट्स आपको जरा समराइज करता हूँ कि इसके पीछे जो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है उसको हम यहाँ कैसे यूज़ करने वाले हैं। सो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको ना एक ट्राइंगल दिया हुआ है, बी लेंथ है, ये ए लेंथ है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो थीटा इज नॉट दिस एंगल, थीटा बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ए बी और थीटा की टर्म्स में आपको सी निकालना है, फाइंड सी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा। तो दिस प्रॉब्लम हैज गॉट नथिंग टू डू विद फिजिक्स डायरेक्टली। अगर आप फिजिक्स नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी अपने क्लास 10th के मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज करके उसको आप सॉल्व कर सकते हो। बट इसको सॉल्व करने के बाद मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट करके एक्सप्लेन करना। तो यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ कि एक ऐसे ट्राइंगल में ए बी और थीटा की टर्म्स में हम सी कैसे निकालते हैं। डू इट योरसेल्फ। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है कि यार देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं कि हम सीधा बोलते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मतलब आपके दिमाग में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक्जैक्टली कैसे चलना चाहिए जब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। वैसे तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, एक कॉस रूल करके होता है, कोसाइन रूल, उससे कई बच्चे आंसर निकाल लेते हैं। बट बाई चांस आपको कोसाइन रूल नहीं पता है तो द मोमेंट आई लुक एट दिस प्रॉब्लम, तो एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में ये चलेगा कि यार राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं इसमें से कुछ। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए ना पहली चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एक्सटेंशन लूंगा और वहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है। तो अभी ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अच्छा, अब इसमें कुछ अपने खुद के वेरिएबल्स यूज करना चालू कर दूंगा। से x यहां पर डाल दिया और y ये किया, ठीक है। x एंड y देयर सेल्फ डिफाइंड वेरिएबल्स। मेरे फाइनल आंसर में ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। मेरा फाइनल आंसर सिर्फ b, थीटा और a में ही रहना चाहिए। तो लोकली मैं इनको यूज करने वाला हूँ x और y को। ये x है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक x है और ये पूरा y है। तो अब पॉज करके खुद करो एक बार। ओके, तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना है, बी प्लस एक्स, तो बी प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पाइथागोरस है। अब मैंने इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, राइट। अब मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, मुझे पूरा इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस x एंड y, x और y से कैसे आप छुटकारा पाए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी आपको, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना वो इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, x एंड y। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर, फाइन। सो आई कैन रिप्लेस दिस थिंग बाय a स्क्वायर। नाउ ये जो x है ना अभी ये जाके हमारे गले में अटक गया, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। ऑफ कोर्स ऐसा डायरेक्टली इरेज नहीं कर सकता मैं। सो इस x को भी मैं
ए बी या थीटा की टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए वापस देखते हैं इस पूरे फिगर को। देखो इस फिगर में ये x आपको पता करना है इन टर्म्स ऑफ ए थीटा, क्योंकि b तो बाहर है, b को ऑफ कोर्स इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा। तो अगेन वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विल हेल्प यू टू फाइंड दिस x इन टर्म्स ऑफ a। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो cos थीटा इक्वल टू x बाई ए है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो x बाई ए। तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू a cos थीटा। तो जैसे ही मैं इस x को यहाँ डालूंगा ना, मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन a b और थीटा की टर्म्स में आ जाएगा। तो लेट्स डू इट हियर। सो ये जो x है रेड बॉक्स के अंदर, इसको मैंने a cos थीटा से रिप्लेस कर दिया। दिस होल थिंग इज c स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर आई गेट द वैल्यू ऑफ c एज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फाइन। तो अब जब ऐसे किसी ट्राइंगल में आपको सिर्फ b a और थीटा दिया हो, तो a b थीटा की टर्म्स में आप c निकाल सकते हो ये यूज करके। इसमें कहीं पर भी x और y नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में इसको कोसाइन रूल भी बोलते हैं। तो आपका छोटा सा मैथ्स का सेक्शन भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। अब हम देखेंगे कि इसको हम वेक्टर्स में कैसे यूज करेंगे। तो येट अगेन हमने एक फेमिलियर सा सेटअप ले लिया, जहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। इनको टेल टू हेड ज्वाइन किया हुआ है और इनके बीच का एंगल ही थीटा दिया हुआ है। तो इनको जोड़ के हमें मिलता है रिजल्टेंट आर, एंड वी कैन से वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जब मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैंने वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कम्युनिकेट की हुई है। सिमिलरली ए के लिए भी, और डायरेक्शन हमें पता है तो इनडायरेक्टली हमें थीटा भी पता है। तो कुल मिला के सिंपल भाषा में मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन देम, ये तीनों चीज़ पता है। तो इन तीनों को यूज़ करके मुझे निकालना है इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी लेंथ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना जो फिगर है कुछ इस तरह से चूज़ किया है जिसको काफ़ी हद तक उसका रिजेम्बलेंस है। तो इस ट्राइंगल में जब ये बी ए था और ये एंगल थीटा था, तो ये सी आया था, जस्ट प्रूव किया था हमने भी। सिमिलरली अगर इसमें इसकी लेंथ कैपिटल बी है, इसकी लेंथ कैपिटल ए है, मतलब टेक्निकली वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोला जाएगा, बट कैजुअली बोल सकता हूँ कैपिटल ए। तो इसकी लेंथ क्या होगी? सो बट ऑब्वियस आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, दिस विल बी 10, है ना। और आया एग्जैक्टली यहाँ से, ठीक है। तो एक बार इसको आप अच्छी तरह देख लो, वीडियो पॉज करके। इसमें दिस वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिसको हमने यहाँ स्मॉल बी बोला था। तो यहाँ स्मॉल बी आपका इधर आया था और यहाँ स्मॉल बी आपका इसको रिप्रेजेंट करता है। सो जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो और उनके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो समरी के तौर पर बोल सकता हूँ कि उनके एडिशन का, मतलब उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना आता है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज अभी तक मैंने इस वेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हो, वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो हम निकाल चुके हैं, एज वेल एज डायरेक्शन। तो बिना डायरेक्शन के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कोई बोलता है कि यार मुझे मूवी देखनी है, तो अपना अकाउंट का लॉगिन आईडी मुझे दे दे, तो मैं उसको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पकड़ा देता हूँ, बट ये नहीं बताता हूँ कि वेबसाइट का यूआरएल क्या है। सो इट्स ऑफ नो यूज़, राइट। लॉगिन आईडी से वो कुछ नहीं कर सकता अगर उसको वेबसाइट का यूआरएल ही नहीं पता है। तो वेक्टर्स में भी ना, अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन नहीं बताया है, तो आपने वेक्टर नहीं बताया है। तो यू नीड डायरेक्शन एज वेल। तो स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डायरेक्शंस में, वो ये है कि डायरेक्शन ना अपने आप में कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। एब्सोल्यूट पैरामीटर से मेरा मतलब ये है, जैसे अगर मैं बताऊं कि जैसे 5 kg आलू, राइट, तो 5 kg आलू आपके लिए भी 5 kg है, मेरे लिए भी 5 kg है, ठीक है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन डायरेक्शन में थोड़ा सा रेफरेंस सेट करना पड़ता है। समझाने के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ, मेरे साथ हुई है पर्सनली। एक बार मैंने एक कैब बुक की थी, तो कैब बुक करके बहुत जल्दी में था उस टाइम पर, मतलब इरिटेशन भी हो रहा था, काफ़ी जल्दी थी मेरे को, और ड्राइवर दिख नहीं रहा मेरे को आसपास कहीं पर। तो ड्राइवर को मैंने फ़ोन किया, भाई कहाँ पर हो? तो ड्राइवर का एकदम क्लासिक सा आंसर आता है, सर यहीं पर हूँ। दिमाग ख़राब, मतलब अरे यहीं पर हूँ का मतलब क्या भाई? उसके लिए यहीं और मेरे लिए यहीं अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं दोबारा पूछा उससे, भाई कहाँ पर हो यार, मतलब दिखाई नहीं दे रहे आप? अरे सर मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ। यू नो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात बोल रहा था, वो वहीं पर खड़ा है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मतलब नहीं निकल रहा था, राइट। इनफैक्ट आपने ऐसा ही कई बार देखा होगा कि जैसे किसी रोड पे आप यहाँ खड़े हो, ठीक है,
और फ़ोन पे एड्रेस पूछते हो भाई मुझे कहाँ पर जाना है, वो बोलता है वहाँ से ना सीधा निकल लो 1 किलोमीटर। अबे सीधा तो निकल लो 1 किलोमीटर, लेकिन इधर निकलना है कि इधर निकलना है। अब यहाँ मुँह करके खड़ा हूँ तो मेरे लिए रेफरेंस ये हो गया है सीधे का। तो अगर वो मुझे ऐसा बताएगा कि यहाँ पर देखो एक पेड़ है, एक स्कूल है, उसकी साइड में आपको निकलना है 1 किलोमीटर, देन इट मेक सेंस। तो देखो ये स्कूल है, यहाँ पर ये रेफरेंस है, राइट। स्कूल एक रेफरेंस बन गया। तो डायरेक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो अब जब वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें तो आपको कोई स्कूल दिखाई नहीं देगा कि हाँ स्कूल की तरफ आपको रिजल्टेंट बनाना है या स्कूल के अपोजिट बनाना है। तो यहाँ पर रेफरेंस कौन सेट करेगा? तो बट नेचुरल है, यहाँ पर रेफरेंस एग्जिस्टिंग वेक्टर सेट करते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ही यहाँ पर रेफरेंस सेट करते हैं। तो आपको जो रिजल्टेंट आता है उसका डायरेक्शन इनके रेफरेंसेस से ही दिया जाता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका रिजल्टेंट आया है वो ए की अलोंग है या बी के अलोंग है या बी से इतना एंगल बनाता है, राइट। तो देखो ए के अलोंग, बी के अलोंग और बी से इतना एंगल बनाना, ये सब बी और ए के रेफरेंसेस हो गए। तो इस केस में हम एग्जैक्टली ये चीज़ करते हैं। जब मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया जाता है और मुझे बोला जाता है रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, उसका मैग्नीट्यूड तो आ गया यहाँ से। अब डायरेक्शन निकालने के लिए मैं इनके रेफरेंसेस यूज करता हूँ। तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई जब बी और ए को ऐड करता हूँ तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, और वो बी से एंटी क्लॉकवाइज साइंस में डेल्टा डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता चल गए। लेकिन ये डेल्टा डिग्री जो बोला है मैंने ना, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि डेल्टा आया कहाँ से, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके लिए वापस से हम चलते हैं अपने पुराने वाले फिगर पे। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम निकाल सकते हैं कि ये डेल्टा क्या है, बिकॉज इसका करस्पॉन्डिंग डेल्टा ये वाला होगा, और इस डेल्टा को निकालना है मुझे बी, थीटा और सी की टर्म्स में। तो वापस से सिमिलर कंस्ट्रक्शन जो कि हमने पहले भी किया था। तो इसको हमने x मान लिया था, इसको मैंने y मान लिया था, ठीक है। तो मैंने पहले निकाला था x इक्वल टू ए कॉस थीटा, है ना, जो कि आया था यहाँ से x बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा जो है यहाँ से आया था, थोड़ी देर पहले हमने किया था अभी ये। तो सिमिलरली वी कैन से y बाय a फ्रॉम दिस ट्राइंगल विल गिव यू साइन थीटा, एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट y इक्वल टू a साइन थीटा। तो x और y दोनों मेरे को पता चल गए, है ना, a और थीटा की टर्म्स में। अब बहुत आसानी से बता सकते हो कि ये डेल्टा कैसे निकाला जाएगा। देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में 10 डेल्टा विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। सो मुझे मिल गया 10 डेल्टा इक्वल टू y डिवाइड बाय दिस लेंथ, दैट इज b प्लस x। तो अब x और y को मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एंड आई विल गेट a sin थीटा डिवाइड बाय b प्लस a cos थीटा। अब ए बी थीटा जो इस ट्राइंगल में है उनका करस्पॉन्डिंग वर्जन मुझे यहां पता है, राइट। ये जो स्मॉल ए था इस ट्राइंगल का, दिस विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब कैपिटल ए, राइट। सो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ए बी एंड थीटा ओवर हियर, देन व्हाट डू आई गेट, यू विल गेट दिस। तो अभी हम इसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों निकाल चुके हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आके मैंने एक छोटा सा कंफ्यूजन देखा है लोगों के बीच में, अगर आप शायद पकड़ चुके हो तो, कि ये जब बोलते हैं ना डेल्टा एंगल जो है ये वेक्टर बी के साथ है, तो ये वेक्टर बी कौन सा है ये कैसे मालूम चलेगा? बिकॉज जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ए एंड बी ये दोनों वेक्टर्स की वैल्यू दी होंगी, राइट। ये वेक्टर्स डायरेक्टली एक्सप्रेस किए होंगे, वो ए एंड बी टर्म थोड़ी यूज कर रहे होंगे, तो वहाँ कैसे मालूम चलेगा कि बी वेक्टर कौन सा है? तो इसका सीधा सीधा आंसर तो देखो आप यहाँ दिख रहा है कि जो आपका फॉर्मूला है ना, उसमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ये वो वाला वेक्टर होता है बी, जिससे ये एंगल बनाता है। बट स्टिल मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अभी इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की बजाय ना, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्यू प्रॉब्लम्स। जब हम 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, सो देन वील बी मच बेटर ऑफ। तो ये चीज़ें ना अपने आप नेचुरली हमें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर 2 वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। उनको जोड़कर आपको एक नया वेक्टर मिलता है आर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का भी दिया हुआ है, और एंगल बीच में दिया हुआ है 60 डिग्री। तो जब हम उसका एडिशन निकालते हैं तो उसके 2 लेवल होते हैं। एक लेवल वो था जो हमने बहुत पहले किया था, बेसिक वाला, जब हम सिर्फ ये बताते थे कि इनको ऐड करके रिजल्टेंट मिलता है तो कैसा दिखता है।
और जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा कि उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले मैंने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ड्रॉ कर दिया, जहां मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बी ए और ये अपना रिजल्टेंट आर। अब फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो अब यहाँ पर हमें वैल्यूज जो दी गई है, तो ए को हम 3 पुट कर देंगे, बी को हम 2 पुट कर देंगे, थीटा को हम 60 पुट कर देंगे। एंड व्हाट डू वी गेट? सो वी गेट लाइक दिस, है ना, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 2 3 2 एंड cos 60 इज हाफ। सो सिंप्लीफाइंग इट फर्दर हमें मिल जाएगा रूट 19। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है आर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है रूट 19। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि ये एंगल कितना होगा, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर बी से कितना एंगल बनाता है, तो मान लो ये एंगल है डेल्टा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला था tan डेल्टा इक्वल टू ए साइन 60, मतलब ए साइन 60 जो ये लेंथ थी, डिवाइड बाय बी ए कॉस 60। तो व्हेन आई से ए बी आई मीन टू से मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। ओके, तो अभी इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो फाइनली आई विल गेट tan डेल्टा इक्वल टू 3√3/7। अच्छा, इसमें जो एल्जेब्रिक प्रोसेसिंग थी, मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन था नंबर्स का और उनको सिंप्लीफाई करना था, इसको मैं यूजुअली फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, बिकॉज इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। बट इन केस अगर आपको ये थोड़ा डिटेल्स में देखना है तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और आप उसको देख सकते हैं। इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब tan डेल्टा की ये वैल्यू आती है, तो इसमें ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं। जैसे अगर tan डेल्टा की वैल्यू 1 होती तो मैं बोल देता कि डेल्टा इज 45 डिग्री। बट इन सच केसेस वी कैन लीव इट लाइक दिस, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स 3√3/7। ठीक है, इसका जो एक अलग से टॉपिक है मैथ्स में जिसे हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। अभी के लिए बस हम इतना बोल सकते हैं कि डेल्टा आपका tan इनवर्स ये है। हाँ, ध्यान रहे इसको tan इनवर्स लिखना है, गलती से ऐसा मत कर देना कि डेल्टा इक्वल टू दिस नंबर बाय 10। ठीक है, ये मतलब एकदम एब्सर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये ऐसी बात होगी जैसे आप बोल दो कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज sin x बाय n, तो आप वो n काट दो और बोल दो सर इसका मतलब 6 होता है। ठीक है, तो एब्सर्ड है, ऐसा ये भी ऐसा नहीं लिखना है आपको। जस्ट लीव इट लाइक दिस, डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स दैट नंबर। और अगर आपको नोन वैल्यू है, मतलब अगर आपको पता है कि जैसे 1 है तो डेल्टा हो जाएगा 45 डिग्री, अगर ये है √3 तो डेल्टा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, बट इन मेनी केसेस यू विल कम अक्रॉस सच वैल्यूज ऑल्सो। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल।